करंट अफेयर्स पे आ जाइए। कंपटीशन कमीशन हमने लिख लिया था क्या? लिखिए, अक्यूज्ड कैन गेट बेल, आरोपी को बेल मिल सकती है। अक्यूज्ड कैन गेट बेल, आरोपी को बेल मिल सकती है इफ इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन टाइम लिमिट, यदि जांच समय सीमा के अंदर ना हुई हो। इफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन टाइम लिमिट, यदि जांच समय सीमा के तहत ना हुई हो। सिंपल सी बात है, दो कानून होते हैं, आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी से पुलिस चलती है और धाराएं लगाती हैं। जो क्राइम किया उस पर धारा किसकी लगेगी? आईपीसी की। क्राइम होने के बाद, धारा लगने के बाद उस व्यक्ति के साथ क्या क्या होगा, वो धाराएं कौन सी लगेंगी? सीआरपीसी की। प्रोसीजर सीआरपीसी बताता है, क्राइम क्या किया वो आईपीसी बताता है। आपने चोरी करी, धारा आईपीसी की लगेगी। चोरी करने के बाद क्या होना चाहिए आपके साथ, वो धारा कौन सी लगेगी? सीआरपीसी की। सीआरपीसी 1973 में बना, आईपीसी तो अंग्रेजों ने बनाया था 1860 में। 60 में बनाया था तो फर्स्ट लॉ कमीशन बैठा था उस वक्त, और 1860 के 2 साल बाद वो लागू हुआ था। बना 60 में ही था, लागू होने में 2 साल लगे थे। तो सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल, अभी देखो क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है हेडिंग में आपने, अक्यूज कैन गेट बेल प्रोब कंप्लीटेड इफ नॉट कंप्लीटेड, प्रोब इफ नॉट कंप्लीटेड इन प्रिस्क्राइब टाइम या लिमिटेड टाइम। मतलब आपने आरोप किया है, अब आपके ऊपर क्या चलेगी? इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन 60 दिनों से ज्यादा लंबी चली नॉर्मल ऑफेंस में, तो पुलिस आपको कस्टडी में कितने दिन ले सकती है कोर्ट से? 60 दिन के लिए। उसके बाद क्या मिल जाएगी? बेल। कोर्ट, आप जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद 24 घंटों में हेबियस कॉर्पस करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और जज साहब सजा सुनाते हैं। लेकिन सजा सुनाने से पहले क्या होती है? उसकी सुनवाई होती है। उससे पहले जज साहब क्या बोल देते हैं? इसको कस्टडी में लो, जेल में रखो और इन्वेस्टिगेशन करो 60 दिन तक। 60 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर 60 दिन से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चले तो क्या कर देना चाहिए? उस आदमी को बेल दे देनी चाहिए, क्योंकि तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे ही नहीं और वो बेचारा बैठा हुआ रहेगा, और अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो 60 दिन उसके जेल में चले गए, ये गलत होगा। तो सीआरपीसी का जो एक धारा होती है 167(2), उसके तहत बेल मिलती है। इंपॉर्टेंट है ना ये तो। 167(2) डैश करके लिखना, डिफॉल्ट बेल, सामान्य बेल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट डन अंडर 60 डेज, कि यदि जांच 60 दिनों के भीतर ना हो, पूरी ना हो, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड अंडर 60 डेज, जांच 60 दिनों के भीतर पूरी ना हो, इन नॉर्मल ऑफेंस बेल कैन बी ग्रांटेड, सामान्य जुर्म में बेल दी जा सकती है। इन नॉर्मल ऑफेंस बेल कैन बी ग्रांटेड, सामान्य जुर्म में बेल दी जा सकती है। बट अंडर एनडीपीएस एक्ट, किंतु एनडीपीएस कानून के तहत बेल कैन बी गिवन इन 180 डेज, बेल 180 दिनों में दी जा सकती है। अब ये एनडीपीएस क्या है? फुल फॉर्म लिखो, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस
स्वापक औषधि, नार्कोटिक ड्रग्स, स्वापक औषधि एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और मनः प्रभावी पदार्थ इस कानून के तहत पकड़े गए कि पदार्थ का सेवन किया नाक से और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस ने आपको पकड़ा, उसके बाद से कोर्ट के बाद से पुलिस इन्वेस्टिगेशन 180 दिन तक के भी पार करती गई तो आपको क्या मिल जाएगी, फिर बेल मिल जाएगी। नॉर्मल ऑफेंस में 60 दिन। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ कानून होता है। बात ही खत्म होगी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर रोशनी एक्ट, जम्मू कश्मीर रोशनी अधिनियम। हाँ, जम्मू कश्मीर रोशनी एक्ट, जम्मू कश्मीर रोशनी अधिनियम। इट वॉज एक्ट ऑफ 2001, ये 2001 का कानून था। इट इज एन एक्ट ऑफ 2001, 2001 का कानून था। क्या था ये कानून में, वो समझ लो। सरकारी ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन पर कोई बैठा हुआ है कई वर्षों से, यानी कि क्या बोलते हैं उनको, इलीगल एनक्रोचर्स, अतिक्रमणकारी लोग। तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने 2001 में कानून बनाया था कि अगर सरकारी भूमि पर कोई इलीगल व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है, एनक्रोच करके बैठा हुआ है, तो उसको हम ज़मीन दे देंगे। बदले में उससे क्या ले लेंगे? पैसा ले लेंगे। और पैसा इकट्ठा होगा तो अंदाज़ा लगाया था कि 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे ऐसा करते करते, और वो 25,000 करोड़ रुपए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में लगाएंगे, पन बिजली उत्पादन में। इस एक्ट को क्या बोल दिया था? रोशनी। हाई कोर्ट ने बोला कि ये गैरकानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये क्या कर रहे हो? सरकारी ज़मीन बेच रहे हो तुम, तो पैसे ले रहे हो और उसी पैसे से क्या बना रहे हो? पावर प्लांट बना रहे हो, हाइड्रो पावर प्लांट, जो भी है। कट ऑफ डेट इसकी दे रखी थी 1990, मतलब 1990 से पहले जो उस जमीन पे, उसी को वो जमीन मिल जाएगी। फिर कट ऑफ डेट बढ़ा के 2007 कर दी कि 2007 से पहले पहले अगर कोई सरकारी जमीन पे बैठा हुआ है अतिक्रमण करके तो उसको दे देंगे। तो अभी अभी सरकार ने क्या बनाई है? लिस्ट बनाई है कि इन लोगों को 2007 से पहले रहते रहते इनको टाइम हो गया है, 2007 से पहले रहते थे ये और अभी तक रह रहे हैं, तो इनको ज़मीन दे रहे हैं हम। तो लिस्ट बना दी रोहिणी एक्ट के हिसाब से। तो उनकी लिस्ट जारी हुई तो हाई कोर्ट ने बोल दिया 2020 में, अक्टूबर में बोला था कि इट इज़ इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनसूटेबल। आपने अपने अकॉर्डिंगली लिख लिया। अब आदत डालो आप अपने हिसाब से, उसको जो भी बता रहा हूँ मैं वो आप खुद के हिसाब से लिखो। शब्द लिख लिया करो ताकि समझ में आ जाए। विन डीजल, इन भाई साहब ने एक कानून निकाला है, धार्मिक अदला बदली कानून। मतलब वैसा तो नहीं है एग्जैक्ट नाम, उसका नाम लिखो। उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण आदेश। उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन नियम या आदेश 2020। मतलब किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म बदल दो तो उसको सजा मिलेगी। जिसने बदला उसको नहीं, जिसने बदलवाया उसको। नॉर्मल केसेस में अलग, एसटी एससी के केस में अलग और ज़्यादा, ये सब रहेगा। लिखो। और बेल वेल नहीं मिलेगी। पहले उन्होंने लिख लिया, उन्होंने पहले ये पॉइंट पढ़ लिया था। उन्होंने लिख दिया, कानून में ही लिख दिया, बेल नहीं मिलेगी। चाहे नशे में 180 दिन वाली बात हो या नॉर्मली 60 दिन की बात हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं, बेल नहीं, बात ही खत्म। तो लिखो, इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसमें बेल नहीं मिलेगी। वन to 5 years जेल, 15,000 फाइन। 1 से 5 वर्ष की जेल,
15,000 जुर्माना। फिर लिखो ST/SC का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किया तो क्या होगा? एस्ट फॉर ST/SC के लिए 3 to 10 ईयर जेल, 3 से 10 वर्ष की जेल, 25,000 जुर्माना, 25,000 फाइन। फिर क्या होता है? सामूहिक भी करवाया जाता, सामूहिक विवाह होता है ना, वैसे सामूहिक धर्म परिवर्तन भी करवाते हैं लोग एक साथ इकट्ठे लॉट में। फॉर मास कन्वर्जन, सामूहिक धर्म परिवर्तन में अगर वो सामूहिक धर्म परिवर्तन जबरदस्ती हो रहा है तो में 3 to 10 ईयर्स जेल, 50,000 फाइन, 3 से 10 वर्ष की जेल, 50,000 जुर्माना। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको अपना धर्म बदलना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी? उस प्रोसेस में DM भी आएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। तो जब आपको अपना धर्म बदलना है तो जिस दिन धर्म बदलोगे उस दिन से 60 दिन पहले आपको डिक्लेयर करना होगा किसे? कलेक्टर साहब को, कि मैं धर्म परिवर्तन करने वाला हूं इस दिन को। और वो दिन कितने होने चाहिए? 60 दिन के गैप के पहले कभी भी। फिर उस दिन आप धर्म परिवर्तन कर लो। DM नहीं है तो ADM होगा, उसको दे दो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है धर्म को लेकर, एक आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? जीवन की स्वतंत्रता तो सबसे बड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल 21। तो उसके तहत आ जाता है अपनी चॉइस से शादी करना, अपनी चॉइस से धर्म अपना लेना, वो सब 21 में ही आ जाता है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25। उसमें बोला जाता है ना, धर्म का प्रचार, प्रोपोगेशन, धर्म को मानना अपनी स्वीकृति से, वो आर्टिकल 25 पावर देता है। आप अपनी मर्जी से अपने धर्म का पालन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कंसाइंस रख सकते हो, सोच रख सकते हो धार्मिक, ओके। अपनी मर्जी से धर्म बदल भी सकते हो, ये 25 कहता है। 21 तो ये कहता है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में शादी कर सकते हो, राइट टू लाइफ है ना, किसी से भी शादी करो। ऐसा का ऐसा बिल जो यूपी अभी लाया है, यही का यही कानून मध्य प्रदेश भी ला चुका है। तो लिख लेना, सेम बिल स्टार्टेड इन MP, यही विधेयक MP में भी आया है। इसमें जेल होगी 10 साल की और 1 लाख रुपए जुर्माना। गरीबों को देखो, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, तो 50,000 10,000 की जगह 1 लाख रुपए जुर्माना MP के अंदर, 10 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना। फिर न्यायाधीश बोलते हैं कि 10 साल की जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना, तो वो बोलता है 1 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल कौन पड़ा रहेगा जेल में। ठीक है, जाओ 1 लाख जमा कर देना कल आके। नेक्स्ट, MP लैड्स, MP LADS, MP लैड्स। तो किसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शिकायत कर दी कि सरकार ने MP लैड्स बंद कर दिया। MP लैड्स क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बता रखा है आपको। हर साल 5 करोड़ रुपए एनुअली कलेक्टर के पास रहते हैं, और लोकसभा राज्यसभा के जो मंत्री होते हैं उनको क्या करना होता है, जो सदस्य होते हैं उनको क्या करना होता है, अपने इलाके के कलेक्टर को बोलना होता है कि ये पैसा यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ। कलेक्टर सैंक्शन करता है और पैसा यूज़ हो जाता है डेवलपमेंट में। प्रतिवर्ष कितने मिलते हैं? 5 करोड़ मिलते हैं इसके। वो 3 गांव डेवलप वाला नहीं है ये, जो अब 8 गांव कर दिया उन्होंने। 3 गांव डेवलपमेंट तो 2019 तक ही था, फिर 24 तक क्या कर दिया उसको, 8 गांव डेवलपमेंट कर दिया। वो नहीं है ये MP लैड्स है।
हर साल 5 करोड़ रुपए सांसद को मिलेंगे, उनको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे उनके इलाके में डेवलपमेंट करने के, उनके पास नहीं मिलेंगे वो पैसे, नहीं तो वो खर्च कर देंगे 2-3 दिन में। कलेक्टर को मिलेंगे हर साल 5 करोड़ रुपए खाते में, तो मंत्री जी आएंगे और बोलेंगे यहाँ यहाँ काम करो, तो उनके और कलेक्टर के साइन से सैंक्शन होगा, पैसा, काम शुरू हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि लोकसभा का सदस्य है तो जहाँ से आया है वो वहीं पर चूज कर सकता है कि क्या काम होगा। जैसे रतलाम झाबुआ एक क्षेत्र है लोकसभा का, तो यहाँ जैसे जो मंत्री चुन के बैठे हुए हैं वो डिसाइड करेंगे कि पैसा कहाँ लगेगा 5 करोड़ का। राज्यसभा में तो कहाँ से आते हैं, कोई ऐसा संसदीय क्षेत्र तो होता नहीं है, वो तो स्टेट से आते हैं, तो वो पूरे स्टेट में कहीं भी बोल सकते हैं कि मैं एमपी से आया हूँ राज्यसभा में और मैं स्टेट के अंदर किसी भी जिले में जहां भी मुझे काम करवाना हो 5 करोड़ का वो करवा सकता हूं। फिर एक वो नॉमिनेटेड वाले होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं और राज्यसभा में भी होते हैं, वो देश में कहीं भी करवा सकते हैं क्योंकि वो तो कहीं से नहीं आए, वो तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स वो वाले हैं, वो तो है ना। तो ऐसा रहता है ये। तो इन पे शिकायत हो गई कि एमपी लैट्स बंद करवा दिया। बंद क्यों करवाया? कोरोना, कि इसका पैसा साल भर में जो 5 करोड़ इकट्ठे होते हैं, 8,000 करोड़ वो कहाँ लगाएंगे? कोरोना से लड़ने के लिए लगाएंगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में किसने शिकायत कर दी? मंत्री नहीं की होगी कि एमपी लैट्स मिल नहीं रहा, खाना पानी नहीं हो पा रहा हमारा। तो जब शिकायत करी हाई कोर्ट ने बोला कि एमपी लैट्स को बंद करना नहीं करना ये सब सरकार के हाथ में है, तो वो कर भी सकती है बंद, तुम हमारे पास मत आओ। ओके ये हुआ है बस। ठीक है, इसमें आपको चीजें तो समझ में आ गई क्या क्या होता है। वोटिंग राइट्स ऑफ एनआरआई, ठीक है, इनको एनआरआई वोटिंग राइट्स मिल गया है, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसको बाद में देखेंगे। अमेंडमेंट किया गया है 2011 में किया था। 2 एक्ट होते हैं, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। 1950 वाला लोगों के लिए होता है इलेक्शन के लिए, और 1951 वाला मंत्रियों के लिए होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टीज होती है, उनके लिए होता है। तो आपके नॉर्मल लोगों के नियम कहाँ लिखे होंगे? आरपीए 50 में लिखे होंगे, और मंत्री वगैरह जो भी कैंडिडेट्स होंगे 51 में। जैसे 51 में लिखा है ना कि इस व्यक्ति को हटाया जा सकता है और इतने समय तक अगर ये कोई अपराध करता है तो, फिर उसमें अमेंडमेंट भी लेकर आए थे कि 3 महीने के भीतर अगर वो बेल क्या एप्लीकेशन लगा दी, याचिका लगा दी, तो फिर वो मंत्री पद से हट नहीं सकते। वो सारी चीज़ें इसके अंदर, इसमें नहीं है, क्योंकि ये तो एनआरआई के लिए, एनआरआई बाहर रहते हैं लेकिन रहते तो इंडियन ही है, तो यहाँ के वो वोट कैसे देंगे? तो कुछ सिस्टम जनरेट करने की बात की गई है, ठीक है, कि वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए एनआरआई को भी, और वो 2011 से मिला हुआ है इनको राइट्स। ईटीपीबीएस करके एक सिस्टम होता है, ईटीपीबीएस। इस सिस्टम के थ्रू विदेशों में रह रहे एनआरआई वोट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ईटीपीबीएस। वो विदेश में ही रहेंगे लेकिन वो अपना वोट जमा करवा सकते हैं, ईटीपीबीएस। फिर आचार संहिता। आचार संहिता क्या होती है तो आपको पता ही होगा, चुनाव से कुछ समय पहले आचार संहिता लग जाती है, मतलब कोई भी पार्टी प्रचार नहीं कर सकती। तो केरल के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, चुनाव होने वाले थे और चीफ मिनिस्टर ने आचार संहिता के दौरान ही बोल दिया कि केरल के सभी लोगों को कोरोना की मेडिसिन फ्री में मिलेगी। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से चुनाव का प्रचार हो गया। तो इलेक्शन कमिश्नर ने बोला ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, आचार संहिता के खिलाफ। बट प्रॉब्लम क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ना, वो स्टैट्यूटरी नहीं होता है, ना तो पार्लियामेंट्री है कोड ऑफ कंडक्ट, ना स्टैट्यूटरी है। हाँ, पार्टीज उसको मान लेती कि हाँ ठीक है, हम मान के चलेंगे कि हम भी प्रचार नहीं करेंगे और आप भी प्रचार नहीं करोगे, लेकिन ये कोई स्टैट्यूटरी नहीं होता है, सांविधिक नहीं होता है कि कानूनी रूप से बाध्य है आचार संहिता, इसीलिए तो लोग कर दे।
अब जो भी आचार संहिता होती हैं वो किस गाइडलाइन से निकलती हैं? आर्टिकल 324 से निकलती, क्योंकि 324 में लिखा रहता है कि इलेक्शन कमीशन एक फेयर और अच्छा चुनाव करवाएगा। इलेक्शन कमीशन के लिए 324, तो आर्टिकल 324 सिंपली बोल देता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और होंगे, ये बोल देता है। तो जब ये स्टैट्यूटरी है ही नहीं, तो कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता किसके साथ में चलेगी? इलेक्शन कमीशन के साथ में चलेगी, क्योंकि उसी ने बनाया कोड ऑफ कंडक्ट। और कुछ कानूनों के साथ भी चलेगी, जिसमें एक कानून होता है आईपीसी की धारा। इसलिए इनको थोड़ा सा क्या रूप मिल जाता है? कानूनी रूप आचार संहिता को। तो लिख लेना, कोड ऑफ कंडक्ट रन्स विथ, आचार संहिता चलती है विथ आईपीसी, सीआरपीसी एंड आरपीए। आईपीसी, सीआरपीसी और आरपीए के साथ। आरपीए के साथ तो बिल्कुल चलेगी, बात तो चुनाव की हो रही है। तीनों के डेट याद है? आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1873 और आरपीए कौन सा वाला है ये? 51। आचार संहिता पार्टी कर रही है, लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए 51। तो ये 50-51 का भी लफड़ा आता है, मैंने आपको क्लियर बता दिया। 50 किसके लिए? लोगों के लिए। 51 किस लिए? राजनेताओं के या उनके पार्टी के लिए। नेक्स्ट है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पीआईओ और ओसीआई है। ओसीआई का मतलब होता है विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक। एनआरआई का मतलब ये नहीं है। ओसीआई वो लोग हैं जिनके माता पिता 1950 के पहले बाद में भी कोई ना कोई उनका वंशज भारत में रहा और फिर वो कहाँ शिफ्ट हो गए? विदेश में, और फिर वहाँ के नागरिक बन गए। ऐसे भारतीयों को क्या बोला जाता है? ओसीआई। पीआईओ तो वो होते हैं जो पहले अंग्रेज़ों के साथ भारतीय मूल के हैं वो, लेकिन बहुत ही पहले, हो सकता है 100 साल, 200 साल, 150 साल पहले ही वो विदेश में जाके बसने लगे, तो भारतीय मूल के लोग हो गए। मतलब वो इंडियन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया से आया है, तो उनको पीआईओ कहते हैं। और ओसीआई किसको कहते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओसीआई किसको कहते हैं? जो 26 जनवरी 1950 के बाद वो लोग थे, दादाजी थे, परदादाजी थे, और उसके बाद में उनके बच्चे या वो खुद कहाँ चले गए? विदेश में। ये होता है। तो बस ये डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस को हमें आगे पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे इसको बाद में, अच्छे से इसका डिक्टेशन लिखेंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने पढ़ रखा है तो हमने ओसीआई पीआईओ वाला काम पूरा कर रखा है। संविधान यूनिट नंबर 2, उसमें आखिरी के 2-3 लेक्चर देख लेना, उसमें सिटीजनशिप है, उसमें हमने ओसीआई पीआईओ के बारे में पूरा लिखा हुआ है, तो इसको मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप घर पे जाके चेक कीजिएगा उसे। ठीक है। ओह, हिस्ट्री ऑप्शन। ठीक, 5 मिनट का गैप लेते हैं, फिर हिस्ट्री ऑप्शनल स्टार्ट करते हैं।